धमाकेदार, शानदार और जानदार क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आजकल हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट दी एमसीक्यू सीरीज। आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका सेक्शन ए रहने वाला है 20 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि आप उस पार्ट में 20 ऑन 20 क्या कर सके, स्कोर कर सके। इसीलिए हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स के जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं कि वो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज दी फेडरलिज्म। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो भी पहले जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं। आरबी क्लासेस चैनल पर जाकर आप उन चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बता देती हूँ वीडियो देखना कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। आफ्टर दैट क्या करना है, पॉज द वीडियो, टिक द करेक्ट आंसर और इन द एंड ऑफ द वीडियो एट लास्ट आप लोग मुझे अपने मार्क्स कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमने इतने मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। मैं नहीं देख रही हूं लेकिन आप खुद को देख रहे हैं, तो अपने साथ जितना ईमानदार रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के आज के क्या अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन अ फेडरल गवर्नमेंट? यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और कल हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस भी किया था। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू स्ट्रेंथन द सेंट्रल गवर्नमेंट, to ensure better decision making and governance at local level, to reduce the powers of the state government or to give absolute authority to local leaders। तो यहाँ पर ये होता है कि सेंटर दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट या फिर यूपी के लखनऊ में बैठी हुई गवर्नमेंट ये नहीं जानती है कि लोकल लेवल पर मथुरा के अंदर क्या प्रॉब्लम है या मथुरा के एक जो जगह है उस पर क्या प्रॉब्लम है। तो वहां के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लोकल गवर्नेंस चाहिए होती है, लोकल बॉडी चाहिए होती है। मेरे घर के आसपास सफाई नहीं हो रही है तो मैं उसके लिए मोदी जी के पास नहीं जाऊंगी। उसके लिए किसकी जरूरत है, मुझे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत है जहां पर मैं नगर निगम में क्या कर सकती हूँ, शिकायत कर सकती हूँ। तो दैट फॉर दी बेटर डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस एट लोकल लेवल, ये किसका ऑब्जेक्टिव था, डिसेंट्रलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, द डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22 भागों में 22 पार्ट्स में आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है। इसमें से किस पार्ट के अंदर आप लोगों की पावर्स जो है वो डिफाइन की गई है, ये आपको बताना है, सेंटर और स्टेट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट 4, पार्ट 11, पार्ट 12 एंड पार्ट 5। अगर बात करूं मैं पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 आपका डीपीएसपी देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है आप लोगों को। अगर भी बात की जाए आप लोगों के पार्ट 12 की, तो पार्ट 12 के अंदर आप लोगों का कुछ फाइनेंस और प्रॉपर्टी इन सबसे रिलेटेड आपके कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वहां पर। एंड पार्ट 5 में आप लोग को गिवन है आप लोगों का फंक्शनिंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है, वो सारी चीजें आपकी पार्ट 5 में मेंशन है। बात की जाए पार्ट 11 जो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि 3 में तो नहीं है, तो पार्ट 11 जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को क्या किया गया है, प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। हालांकि सारे पार्ट्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने आपको एज एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दिया है। बट बी क्या है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, Which of the following is not a federal feature of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसका क्या एक फीचर नहीं है, ये आपको बताना है। डुअल सिटीजनशिप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और डिवीजन ऑफ पावर्स। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जिसमें सारी चीजें प्रॉपर्ली लिखी गई हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जो सारे कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके, और पावर्स का डिवाइड होना, ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बट डुअल सिटीजन इसका पार्ट नहीं है ना। फेडरल फीचर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप के रूप में कुछ भी हमें ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म? चैप्टर का नाम ही पूछ लिया आप लोगों से कि फेडरलिज्म क्या होता है। सो दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। बी ऑप्शन है आपका, अ सिस्टम वेयर ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। C, a form
governance by a single person only, a system where power is shared only between two levels of government. तो यहाँ आपसे पूछा है फेडरलिज्म, यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का, दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर जब अलग अलग लेवल पर क्या हो जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं. बट वेरी कॉमन और बेसिक लैंग्वेज में से क्या बोला जाता है कि दैट टू और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज दी फेडरलिज्म. दो या दो से ज्यादा लेवल की सरकारों का होना क्या होता है, फेडरलिज्म कहलाता है. तो वो संघवाद जिसे हम कहते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री डज नॉट हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. किस कंट्री के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. इंडिया, यूएसए, चाइना एंड कनाडा. आपको पता है कि चाइना के अंदर केवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, रूल करती है. तो वहां पर पावर्स को डिवाइड नहीं किया गया है, सारी पावर उस एक पर्टिकुलर पार्टी के पास ही है, वही रूल करती है और वही सारी चीजों को हैंडल करती है. तो दैट चाइना इज द करेक्ट आंसर, जहां पर फेडरल जो है गवर्नमेंट नहीं है. ठीक है ना. नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज अ फेडरल सिस्टम हैव. फेडरल सिस्टम के अंदर कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था 2 और मोर. 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. दैट करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द 2 और मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Indian federal system which subject is under the union list. इनमें से बताना है कौन सा यूनियन लिस्ट के अंदर का सब्जेक्ट है. एग्रीकल्चर, पुलिस, डिफेंस एंड एजुकेशन. यूनियन लिस्ट में कौन सब्जेक्ट आते हैं, आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के. इनमें से कौन सा नेशनल इंपॉर्टेंस का है, क्या डिफेंस पर कोई स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, नहीं. सो दैट डिफेंस इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका यूनियन लिस्ट का क्या है, सब्जेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. यानी कि फेडरल डिवीजन, हम जो अलग अलग लेवल पे पावर को डिवाइड करते हैं, उसका क्या पर्पस है. टू कॉन्सेंट्रेट पावर इन वन अथॉरिटी, या सारी पावर केवल एक अथॉरिटी को दे देना. टू एंश्योर लोकल गवर्नमेंट एंड अवॉइड टायरनी. टू वीकन द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू डिवाइड सिटीजंस बाय रीजन्स. तो यहां हम पावर क्यों दे रहे हैं सभी को, एक लोकल गवर्नमेंट इंश्योर करने के लिए, क्योंकि एक जो ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं वो दिल्ली में बैठी या फिर एक स्टेट में बैठी हुई सरकार नहीं समझ सकती, वो वहीं के लोग समझ सकते हैं. तो लोकल गवर्नमेंट का आना और इसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, यानी कि टायरनी को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बहुत जरूरी होता है. क्लियर है. टायरनी का मतलब होता है लाइक गलत पावर्स का इस्तेमाल करना. तो वो चीज अवॉइड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following features is essential in a federal government. इनमें से कौन सा फीचर फेडरल गवर्नमेंट के लिए असेंशियल है, यानी कि यूजफुल है. सेंट्रलाइज्ड पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ओनली वन लेवल ऑफ जुडिशरी और नो कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सारी चीजें कहीं हमें देखने को नहीं मिलेंगी, सब चीजों का रूल बुक ही नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे. तो बिना रूल बुक के कुछ नहीं हो सकता. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये तो गलत हो गया. सेंट्रलाइज्ड पावर, सारी पावर एक ही सेंटर के पास होना, वो भी चीज नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द एसेंशियल फीचर. ये नहीं होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि गवर्नमेंट का आपका अलग अलग पावर, अलग अलग लेवल पर पावर का डिवाइड होना वो बहुत जरूरी होता है. किसके लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है, द रेजिडुअरी पावर्स इन इंडिया आर वेस्टेड विद दी. कल ही बताया था मैंने आप लोगों की रेजिडुअरी पावर्स क्या होती हैं, जो आपके अभी के नए मुद्दे जिन्हें तीनों लिस्ट के अंदर नहीं रखा गया है, वो किस में आते हैं, आपके रेजिडुअरी लिस्ट में आते हैं. वो रेजिडुअरी लिस्ट में सब्जेक्ट्स पर जो कानून बनाने का हक है, लेजिस्लेट कौन करता है उनको, वो लेजिस्लेट करती है कौन, स्टेट, सेंट्रल, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल और पंचायत. सो द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती है, सारे के सारे कानून बना सकती है. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which amendment of the Indian Constitution established the third level of government? आपको पता है कि हमारे यहाँ पर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी, ये आपको बताना है. दैट 42nd, 73rd, 86th एंड 61.
तो ये जो है आपका 73rd अमेंडमेंट से आई थी। 1992 का जो 73rd अमेंडमेंट जो था, एक्ट था हमारा, उसके थ्रू जिसमें हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको ज्यादा पावर प्रोवाइड की गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए, इसके अलावा अलग अलग काम किए गए, 1/3 सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन रिजर्व किए गए, काफी सारी चीजें जो है वो उस टाइम पर की गई। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए क्या आया, अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो बॉडीज लाई गई, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह का सिस्टम जो है वो एनहांस किया गया था। ठीक है ना, दैट दो सिस्टम होते हैं, एक 73rd अमेंडमेंट और एक 74th अमेंडमेंट। 73rd आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक यूनियन टेरिटरी है। तो आई होप मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, और मैं आपको शायद मैं इस चीज को ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को स्टेट कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरी, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से पता होंगी, तो इस सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। महाराष्ट्र, केरला, चंडीगढ़, तमिलनाडु, इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है? दैट इज दी चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म? इसमें से फेडरलिज्म का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको बताना है। प्रमोट इनइक्वालिटी, सेंट्रलाइज पावर, डिस्ट्रीब्यूट पावर इक्वली अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन गवर्नमेंट। जब फेडरलिज्म की बात आती है ना, तो आप मतलब आंख बंद करके आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं जहां पर डिफरेंट लेवल पर पावर क्या हो रही है, गवर्नमेंट की डिवाइड हो रही है, सेंटर पर अलग, स्टेट, लोकल, तो इस तरीके से पावर डिवाइड हो रही है। वी कैन से द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज द फेडरलिज्म। इज दैट क्लियर? जब पावर अलग अलग लेवल पर डिवाइड होगी, डिविजन ऑफ पावर्स अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द फेडरलिज्म। अब ये सवाल आपसे सीधा पूछ ले, टेढ़ा पूछ ले, घुमा के पूछ ले, पैर पकड़ के पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, इसका आंसर यही रहने वाला है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाकर ये अपने आंसर को लेकर कि हाँ यही ठीक होगा, ये नहीं कि बगल वाले ने बोला अरे नहीं नहीं दूसरा ठीक है तो अपना भी गलत करके आ गए। तो अपने आंसर्स पर हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट रोल डू चेक एंड बैलेंस प्ले इन डेमोक्रेटिक कंट्री? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, पावर सभी सेम लेवल पर हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों ही सेम लेवल पर हैं, और इनके बीच में क्या होता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है कि तीनों एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं और एक दूसरे के कामों पर चेक भी रखते हैं, नजर भी रखते हैं। तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या चीज इंश्योर करता है, ये आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटमेंट। टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, कि एक डायरेक्ट अथॉरिटी बना देना और रिप्रेजेंटेटिव्स की हमें जरूरत ही नहीं है, या फिर टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट अथॉरिटेरियनिज्म, टू प्रिवेंट एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और टू इंश्योर द एब्सोल्यूट पावर फॉर वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पर किसी भी तरीके से पावर को किसी एक अथॉरिटी या किसी एक गवर्नमेंट लेवल को नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पावर को सेपरेट किया गया ये देखने के लिए कि किसी एक के पास पावर ना पहुंच जाए, किसी कोई एक पावर जो है कि किसी एक के पास पावर पहुंच गई तो वो एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो वो एब्सोल्यूट वाली चीज हटाने के लिए हमने क्या किया है, पावर्स को अलग अलग डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद भी हमने ये चीज देखी है कि तीनों एक दूसरे के काम पर चेक भी रखें और एक दूसरे की पावर को क्या करें, बैलेंस भी करें। दैट इज नोन एज द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन फेडरलिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फेडरलिज्म के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। It promotes unity while allowing regional diversity, that is very correct। लोकल लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी को अलाउ करते हैं, और इस तरीके से क्या होती है, यूनिटी भी लोगों के अंदर क्रिएट होती है कि हम लोग भी गवर्नमेंट में पार्ट ले रहे हैं, हम लोग भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस रिलीज होता है। नेक्स्ट क्या है, फेडरलिज्म लीड्स टू द डोमिनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर स्टेट। नो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ अपनी पावर जरूर शेयर कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विदाउट एनी रीजन स्टेट को क्या करेगी, अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगी या उसके डिसीजंस को डिसमिस करेगी, तो वो अथॉरिटी सेंटर के पास नहीं होती है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो यस, अलग अलग लेवल पे पावर को कैसे डिवाइड करना है, इसका फ्रेमवर्क
प्रोवाइड करता है हमें फेडरलिज्म? फेडरलिज्म एनकरेजेस लोकल गवर्नमेंट टू एड्रेस लोकल इश्यूज इफेक्टिवली। जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, थर्ड टायर पे जो हमारी गवर्नमेंट बनकर आई है थर्ड लेवल पर, वो क्या करती है, लोकल इश्यूज को इफेक्टिवली रिजॉल्व कर सकती है। तो वो हमें फेडरलिज्म के जरिए वो चीज हमें पता लगती है। तो इनमें से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो दैट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर टोटली करेक्ट, है ना। तो दैट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट है ना, फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है एंड फोर्थ भी सही है। दैट यहाँ पर थर्ड और फोर्थ के साथ फर्स्ट भी अटैच कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है ऑप्शन पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो दैट यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आप लोगों के करेक्ट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग पावर अवे फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर एंड गिविंग इट टू द लोकल गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट को दे देना ही क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और हिंदी में बोलूं तो विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है पिक द मेजर स्टेप्स दैट वर टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। 1992 में कौन से मेजर स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ये आपको बताना है। टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यस ये होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया था जब मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन बता रही थी। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर विमेन, विमेन के लिए 1/3 सीट को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट, हर स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया ताकि लोकल गवर्नमेंट के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उन्हें रेगुलर इंटरवल पर क्या किया जा सके, हेल्प किया जा सके, करवाया जा सके। दैट ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसीडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस। एक पैराग्राफ दिया हुआ 3 लाइन का, वो बताना है आपको। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। पहली चीज क्या बोली है इसने, ये इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कॉमन इंटरेस्ट के जिस पर लाइक यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं। पहली चीज क्या सब्जेक्ट है, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। इस तरीके के सब्जेक्ट जो है वो उसमें दिए गए हैं, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, डाइवोर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द लिस्ट। यानी कि कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, यूनियन और सेंटर के दोनों ही इस पर कानून बना सकती है। सब्जेक्ट क्या गिवन है आप लोगों को, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, डिवोर्स हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, ये सारी चीजें हैं। तो इनमें से कौन सी लिस्ट है ये, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और गवर्नमेंट लिस्ट। तो करेक्ट आंसर इज दी व्हाट, इज दी कॉन्करेंट लिस्ट। मैं यूनियन बोलने वाली थी, तो करेक्ट आंसर इज दी कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following pairs is incorrect? इनमें से कौन सा पेयर गलत है। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट बना सकती है कानून, ये भी बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बना सकते हैं, उसके सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लोकल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, क्या लोकल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, या क्या उसका उससे कोई भी मेल मिलाप या उसका कोई हस्तक्षेप उसके अंदर है? तो इट्स अ बिग नो। तो लोकल गवर्नमेंट और यूनियन लिस्ट का कोई भी कनेक्शन आपस में नहीं है। द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन। यूनियन डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेट फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है, नो, इट्स अ मैटर ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस जो स्टेट के अंडर में नहीं आएगा। कॉन्करेंट के अंदर इंटरनेशनल मैटर आते हैं, ये नेशनल तो लेता नहीं है, इंटरनेशनल के खाक लेगा। दैट द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द फर्स्ट। यूनियन के अंदर डिफेंस आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस आता है, वही हमारा ऑप्शन क्या है, एकमात्र करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है, दैट यू हैव टू टेल मी। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाती है, ये भी ठीक है। क्या लोकल गवर्नमेंट रेजिडुरी लिस्ट या रेजिडुरी पावर्स रखती है,
मैंने आपको बताया है 3 बार क्वेश्चन आ गया है सेम क्वेश्चन कि रेजिडरी पावर्स किसके पास होती है, दैट इज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, उसका लोकल गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो लोकल गवर्नमेंट को माफ करिए, ये क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तो दैट करेक्ट आंसर क्या है, लोकल गवर्नमेंट एंड दी रेजिडरी पावर करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रीजन क्या दिया हुआ है, लेटर अ 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड। देखिए आप लोगों का शुरुआत में हमारे 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया गया था सेंटर और स्टेट लेवल, बाद में 3rd टायर हमारे यहाँ ऐड किया गया था। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है और एक दूसरे को करेक्टली क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जैसा कि आप जानते हो 1992 में आपका 73rd अमेंडमेंट आया था, जिसकी वजह से जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको क्या मिला, अथॉरिटी मिली, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनकर सामने उभर कर आए। तो वो चीज सब बाद में ऐड की गई थी, 3rd टायर लेवल जो है वो बाद में ऐड किया गया था। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट ही देखने को मिलता है। तो दोनों ही ठीक है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following statements about federalism in the Indian Constitution are correct? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से कौन से करेक्ट है, इनमें जो आपको स्टेटमेंट दिए उनमें से कौन से करेक्ट है और कौन से नहीं है बताना है। इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 के अंदर ही गिवन है, दैट इज टोटली राइट। पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर, यस पावर शेयर होनी चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, ये भी एक बेसिक फीचर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज इजी टू चेंज, क्या पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को चेंज करना बहुत इजी है? तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना ही इजी नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर फ्लेक्सिबल भी है तो वहां पर हार्ड भी है, उसमें चेंज करना इतना इजी नहीं है, आप उसके फंडामेंटल्स में बहुत इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। और लास्ट क्या दिया हुआ है, changes in power sharing require a 1/3 majority in both houses of parliament, so that not the 1/3 majority is the 2/3 majority we need to change any kind of a thing in the constitution, not only the power sharing but किसी भी तरीके के चेंजेस को करने के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इज दैट क्लियर? तो ये आपके 2 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो चुके हैं, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below in the list। यहां पर दिए हुए हैं यूनियन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हेड जो होते हैं वो कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट के हेड। स्टेट की बात की जाए तो सरपंच नहीं होते हैं हमारे, कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, है ना। बात की जाए अगर मैं इनके ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करूं तो बात अलग है। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन है, गवर्नमेंट के हेड है। उसी तरीके से स्टेट के अगर मैं गवर्नमेंट हेड की बात करूं तो वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, हमारे गवर्नर है। ठीक है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन होता है, मेयर होते हैं, और ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। राम राम सरपंच जी, ऐसे बोलते हैं ना, राम राम सरपंच जी। तो वो जो सरपंच गांव में वो चीजें हम लोग बोलते हैं, वो गांव के अंदर हमें सरपंच देखने को मिलते हैं, प्रधान बोल देते हैं, कई जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दैट करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो देखिए यूनियन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, यहां पर अगर मैं करना चाहूँ बाकी ऑप्शंस को देखते हुए तो ठीक माना जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेट का क्या है आप लोग का, गवर्नर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर है, और ग्राम पंचायत कौन है, सरपंच है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है ना तो इमीडिएट वीडियो को वहीं रोका करिए और सबसे पहले कमेंट किया करिए कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई है, ताकि मैं उसे या तो शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट को जरूर कवर कर लिया करूं, क्योंकि मेरे लिए आपके डाउट्स और आपकी पढ़ाई दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप बैठो ना अपने बोर्ड एग्जाम में तो वहां बैठ के जब मुझे याद करो तो शायद मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी कि मैं आपके किसी काम आ सकी। ठीक है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Consider the following 2 statements. Which of the following statement given above are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है।
In a federation, the powers of the federal and provincial governments are clearly demarcated. यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट की पावर्स क्लियरली बताई गई हैं. दैट इज टोटली करेक्ट. India is a federation because the powers of the union and state government are specified in the constitution, जो कि पहले लिखा हुआ था, and they have exclusive jurisdiction on their respective subjects. मतलब काम करने के लिए उनका jurisdiction area, उनकी powers, हर चीज constitution के अंदर properly specify की गई है. दोनों ही statement बिल्कुल ठीक है. श्रीलंका is a federation because the country is divided into provinces. country केवल provinces में divided है, इसलिए हम उसे federation बोल दें तो नहीं हो सकता है. नेक्स्ट है, इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन डिवॉल्व्ड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी. सो इट्स अ बिग नो. अगर इंडिया में सेंट्रल और स्टेट की कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में एक फेडरेशन, स्टेट्स का फेडरेशन नहीं है. तो वो चीज बिल्कुल गलत है. तो आपका ए और बी स्टेटमेंट क्या है, वो बिल्कुल सही है. द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द सी. ए एंड बी ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस. नेक्स्ट है, सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन व्हिच लिस्ट? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट एंड रेजिडुअरी लिस्ट. आपको पता है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर का जमाना अब आया है, उसमें भी सॉफ्टवेयर्स हो गए, साइबर क्राइम हो गया, उससे जुड़ी चीजें, इंटरनेट वगैरह हो गया. ये सारी चीजें आज की डेट में आई हैं. बहुत पुरानी नहीं थी. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी. तो इनकी चीजों को, इन सब्जेक्ट्स को इन 3 लिस्ट के अंदर नहीं रखा गया है. ये किसके अंदर दिए गए हैं? आपको रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर दिए गए हैं. और इस पर पावर बनाने का, इस पर कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? वो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन अ फेडरल सिस्टम? मतलब जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो आपको बताना है फेडरल सिस्टम में. इनमें से कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट? दैट यू हैव टू टेल मी. स्टेट हैव नो फाइनेंशियल पावर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. क्या स्टेट के पास कोई भी अपनी फाइनेंशियल पावर नहीं होती या सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता? स्टेट्स आर डिपेंडेंट फॉर रेवेन्यू और फंड्स टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या स्टेट्स डिपेंडेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो उन्हें फंड देंगे? सी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड स्टेट्स हैव नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. स्टेट्स की क्या कोई भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं होती है, अपने आप में वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं. तो दैट नहीं है ऐसा. हर किसी की हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसे क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को क्या किया जा सके? स्पेसिफाई किया जा सके, उसे कंफर्म किया जा सके. ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हुई है. तो आई होप आप लोगों को ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हो. 51 क्वेश्चंस हम लोगों के इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखे. 25 पहले डिस्कस किए थे और 26 क्वेश्चंस आप लोगों ने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आए हो, और कुछ समझ में नहीं आया है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. इसके साथ आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपने कितने मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं आज के इस वीडियो में. बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और कैसी आपकी पढ़ाई जो है वो चल रही है. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, बिकॉज वी बिलीव इन व्हाट? शेयरिंग इज केयरिंग. जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा. तो दैट शेयरिंग इज केयरिंग. जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. बाय बाय.